बिल्कुल ऐसा ही। ठीक ठीक ठीक। और ये बताइएगा फरहान भाई कि जो बाहर के तमाम ममालिक हैं, जो दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें जब हुकूमतें टैक्स वसूल करती हैं अपने शहरियों से, तो उसकी मद में उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करती हैं और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के ऊपर खड़ा किया जाता है। सही बात। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन बाहर के हवाले से किया जाए तो यहाँ के शहरियों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात क्यों नहीं दी जाती, जबकि उनको हर किस्म का टैक्स भी वो देते हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की मद में हो, चाहे इनकम टैक्स की मद में। हर साल के बाद आप देखें ना, जैसे एंड होता है फिस्कल ईयर, तो आप टैक्स तो भरते हैं, तो वो फिर उससे से नज़र क्यों नहीं आता? अच्छा, जैसे अभी फरहान शाह साहब फरमा रहे थे कि पहले से देखने की ज़रूरत है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करते हैं। हाँ जी। एज़ ही सेड ये तकरीबन 4 मिलियन के करीब या 5 मिलियन आप मैक्स कर लीजिए, तो ये आपकी पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? डेट इज़ नॉट मोर देन 1.75% और 2%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो किस हद तक है कि आपके कितने परसेंट लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं और वो इनकम टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल कर रहे हैं। राइट। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो हमारा एक नेशनल इशू है, हम यही फील करते हैं कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं वो वापस हमारे पे खर्च नहीं हो रहे थे। मल्टीपल रीजंस हैं और राइटली सो, ज़ाहिर है कुछ करप्शन के भी एलिमेंट्स हैं, कुछ अदरवाइज भी मिसमैनेजमेंट के भी हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के भी हैं। ये नंबर ऑफ़ इशूज़ हैं जिनको सबको आप क्लब करें तो ओवरऑल जो इकॉनमी है वो आपकी सफ़र कर रही होती है और जो टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। एक कॉमन सी आपने सुना होगा आपके भी सराउंडिंग्स में भी। एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, वो यूजुअली टैक्स बचाने के लिए भी एट टाइम्स कुछ ना कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस खोल लेती हैं, जस्ट टू शो कि जो हमारा टैक्स है हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो चैरिटी का एक काम कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूर वाजे कीजिएगा सर, आप भी इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या ये एप्लीकेबल है चैरिटी की मद में अगर आप अपना टैक्स बचाए? भाई जी बिल्कुल, ये टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन, ये पूरी दुनिया में दो इसकी आपको टर्म्स मिलेंगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स अवॉइडेंस से ज़्यादा हमें टैक्स एवेजन की तरफ लोगों को इसमें राग़िब किया गया, या आप समझ ले उसको पुश अप किया जाता है। कानून इतना सख्त, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बिजनेसमैन की उसकी तमाम जो सेक्टर है उसके टोटल वो रिवर्सल चीज़ों पे आते हैं। तो इन वजूहात की वजह से वो टैक्स अवॉइडेंस को ज़्यादा प्रेफर करता है। हाँ जी। फिर वो अपने डायरेक्टर्स को, उनके सैलरीज को, उनके एक्सपेंसेस को, उनके NGOs को, NPOs को ओपन करना, उनके साथ साथ डिफरेंट हैंड्स की सब्सिडरीज जनरेट करना, HR की कंपनीज बनाना और अपने तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं उनको सबलेट कर देना, ये तमाम इसी कॉन्स्टिट्यूशन का और इसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। ठीक। इसी जो वीक ड्राफ्टेड, पूरली ड्राफ्टेड या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो लास्ट मौजूद है, आज हम 2024 में खड़े हैं। 22 साल हो चुके हैं, ये प्रमोट नहीं हो सका। अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं हुई। अमेंडमेंट्स तो डेली होती हैं। उस अमेंडमेंट का आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स इन टैक्सेशन लॉज रिगार्डिंग द कमिश्नर अपील एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल आई हैं, दे आर अगेन अ वेरी पुअर इल ड्राफ्टेड by the law ministry and by the proposed by the FBR also। किसी से मशवरा नहीं किया जाता। एक साहब उठते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे ये सूरत हाल है। बताया गया कि ATIR एपेलेट ट्रिब्यूनल में 7500 रुपए के आपके 2700 अरब रुपए के जो तमाम महसूलात टैक्सेशन है वो इनकी वजह से रुके हुए हैं, जबकि उनमें से सिर्फ 200 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो जेन्युइन होगी, 2500 अरब रुपए के तमाम टैक्स वो ऐसा है जो कि इल्लीगल तमाम लिटिगेशन में मौजूद है। FBR का ऑफिस, कमिश्नर अपील का ऑफिस, एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिस, ये तमाम वो ऑफिसेज हैं जो शायद टैक्स पेयर को आने में हर्डल्स हैं, जो इनको अपना ट्रस्ट देने में नाकाम रहे आज तक। हमारा अदालती निज़ाम एक पूरा सेपरेट, लेकिन FBR का इदारा इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुका है कि पिछले दिनों लाहौर में हमें 2 चीफ कमिश्नर सस्पेंड करने पड़े, एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक कमिश्नर, इस वजह से कि उनकी करप्शन की हिस्सेदारी का इशू था। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिन्होंने एक 35 छोटा सा मुझे कंप्लीट कर लेने दें। ये ज़रूरी है कि ये मेरी 22 साल की प्रैक्टिस में वकालत में पहली दफ़ा हुआ
कि जब टैक्स डिपार्टमेंट के अपने लोग एक रिफंड की हिस्सेदारी के लिए आपस में लड़ पड़े और ये बात मेंबर ऑपरेशंस तक मौजूद है, लेकिन चेयरमैन एफबीआर, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक्शन लेके कोई काम किया है? ने इस पे कोई एक्शन लिया? सिर्फ सिवाय उनको ओएसडी और सस्पेंशन करने के अलावा जो हमारी रूटीन की कार्रवाई है और उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। दोबारा रीइंस्टेट हो जाएंगे, किसी और जगह पे पोस्ट हो जाएंगे 2-4-6 महीने बाद। करप्शन एक हर सतह पे करप्शन, ये आप बात करें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जब एक आम शख्स को कोई मसला आता है, एफबीआर से कोई मसला हो, स्पेशली एफबीआर एक ऐसा इदारा समझा जाता है कि जिसमें कोई आम शख्स अंदर जाना ही नहीं चाहता। मैंने तो यहाँ तक ये भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट साइन भी करवाना है तो आपको एक पीएन को भी वहाँ पे 2000 रुपया देना पड़ेगा, फिर जाके आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा। तो ये किस हद तक सच है प्लीज? अच्छा, इसमें मैं इस बात को करते थोड़ी सी अगर सर की बात में आगे बढ़ाऊँ, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयड, but it seems like कि हम आके उनको पे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो सर फरमा रहे थे कि जो लिटिगेशन के इश्यूज हैं और जो हमारे केसेस पेंडिंग हैं, उसमें आप मेरी बात से अगर सर एग्री करेंगे यकीनन 95% अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द कलेक्शन जो टैक्स की है वो है जो लोग वॉलंटरली पे कर देते हैं, थ्रू विद होल्डिंग दे देते हैं, या वो अपनी इनकम को सेल्फ असेसमेंट करके पे कर देते हैं। जो लिटिगेशन के थ्रू हमारे एक्सचेकर के अंदर जो पैसे आते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% है। वो लहदा बात है कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ज़रूर है, लेकिन वो सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स है जिससे रेवेन्यू के अंदर कुछ एडिशन शायद ना हो सके, अगर वो बेशक वो फाइनलाइज हो भी जाती हैं। जो अब दूसरी बात फरमा रहे थे, आप सही कह रहे हैं, एफबीआर का तो किसी को नोटिस चला जाए, हालांकि उसके वो कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसकी गोशवारों के अंदर कोई इशू नहीं है, सब कुछ उसका वाइड डिक्लेयर है, वो बेचारा अच्छा भला कांपने लग जाता है और वो सोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं इसको कैसे क्लियर करना नोटिस को, चूँकि इसका नाम ही बड़ा वो एक हाइप क्रिएट कर देता है कि एफबीआर से नोटिस आ गया। तो इट्स ट्रू, हर चीज़ के लिए अंदर द टेबल अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है अपनी चीज़ों को सेटल करने के लिए। दिस इज रियलिटी। ये भी बताइएगा कि एक आम शख्स के समझने के लिए, जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, जब हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, और जब हम बात करते हैं विद होल्डिंग टैक्स की, ये तीनों टर्म्स एक आम इंसान के समझने के लिए ज़रा इजीली एलैबोरेट करते हैं, लेकिन आसानी से ज़रा इसका। अच्छा, इसमें इसको बड़ा सिंपल रखते हैं। इनकम टैक्स है जो, जिस तरह वर्ड से पता चल रहा है, जो आपने अर्न किया उस पे जो स्लैब के मुताबिक आपको पे करना है, दैट इज योर इनकम टैक्स। राइट। अच्छा, जो विद होल्डिंग टैक्स है, दैट इज, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स, लेकिन ये अदरवाइज आपकी डिडक्शन हो जाती है बगैर कैलकुलेशन के, आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं। दैट इज एज पर द रेट जो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आपने परचेज की है या अपनी गाड़ी परचेज की है या आपने उस पर टोकन पे की, बट दैट इज एडजस्टेबल टैक्स। आप जब होल्डिंग के वर्ड में जो होल्डिंग आता है मुझसे, फॉर एग्जांपल आपका विद होल्डिंग टैक्स, आपने गाड़ी का टोकन लगवाया, उस पर आपका 10,000 विद होल्डिंग टैक्स कट गया। अब जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका टैक्स पेबल जो आपकी इनकम पे बना, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, वो 20,000 बना, तो जो 10,000 था वो एडजस्ट हो जाएगा और 10,000 आपको आउट ऑफ योर पॉकेट पे करना पड़ेगा। वो एडजस्ट होता है। उसमें थोड़ी सी आगे फर्दर उसकी कुछ सेग्रीगेशंस हैं, बट फॉर इंस्टेंस आप इसको यही समझिए कि वो एडजस्ट हो जाता है। उसमें एक फाइनल डिस्चार्ज भी है, लेकिन वो उसको भी डिस्कस नहीं करते हम, वो आपका एडजस्ट हो जाता है और वो डेट इज विद होल्डिंग। सेल्स टैक्स इज एंटायरली डिफरेंट, डेट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, वो आपकी जो एंड कंज्यूमर है, जो अपनी बोतल पी रहे हैं पानी की या आप कोई और चीज़ खरीदते हैं कॉमोडिटी, उस पे आपको पे करना पड़ता है। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज टू बी पेड बाय एवरी कंज्यूमर अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट कि उसकी क्या इनकम है, क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, ठीक ये इसका मेन डिफरेंस है। मुझे ये पूछा था फरहान साहब आपसे, जब हम बात करते हैं टैक्स फाइलर की, फाइलर होता है ना, फाइलर है या नॉन फाइलर है, एक सैलरी वाला बंदा जो है, एक आम इंसान जो सैलरी लेता है महीने के एंड पे, यूजुअली उससे पूछा जाता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो ये ज़रूर बताया आवाम को कि फ़ाइलर बनने के क्या फ़ायदे हैं, नॉन फाइलर होते वक्त आपको कौन से फ़ायदे, आप उससे महरूम हो जाते हैं और आप नहीं ले पाते, और बीइंग अ फाइलर आप क्या क्या एग्जेम्प्ट करवा सकते बाय द एंड ऑफ द ईयर, सारा ज़रा। और ये भी एलैबोरेट कर दीजिएगा कि कैसे कैटेगराइज किया गया है, फाइलर किस शख्स की कितनी आमदनी होगी तो वो किस हिसाब से टैक्स देगा। सबसे पहले तो मुबारकबाद है आप सबको कि नॉन फाइलर की कैटेगरी सबसे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। दुनिया में और कहाँ नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होती ही नहीं। यानी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे नॉन फाइलर कैटेगरी मौजूद है। तो वी आर द फर्स्ट पायनियर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए। और फाइलर के लिए हमने रेगुलर टैक्स रेट्स, नॉन फाइलर के लिए हमने डबल टैक्स रेट्स। हाँ जी। उनको मोटिवेट नहीं किया, उनको डराया, उनको फियर क्रिएट किया। आप अगर
किसी भी टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपका टैक्स रेट अगर 1% है तो वो 2% हो जाएगा, 2% नहीं है तो 4% हो जाएगा, 4% नहीं है तो 8% हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपकी। इवन के आप अगर बैंक से अपने पैसे भी निकलवाते हैं रकम, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर है। टैक्स आप हर हेड में दे रहे हैं। आप 240 सेक्शन 1 से लेके 240 आप सारे निकाल लें पूरे ऑर्डिनेंस हाल में दे रहे हैं, तो आप कहीं टेलीफोन पे दे रहे हैं, कहीं मोबाइल पे दे रहे हैं, कहीं गाड़ी पे दे रहे हैं, कहीं आप यूटिलिटीज में दे रहे हैं, एयर टिकट्स में दे रहे हैं, बच्चों की फीस में दे रहे हैं। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं मेरे ख्याल से तब भी आपका शायद ये वो चीजें जो इनकम टैक्स, जब आप हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, जैसे अभी भाई ने भी फरमाया कि हम एक पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, एक पेंसिल भी अगर हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। तो जब इतना टैक्स हम इनडायरेक्ट देते हैं तो उसके बाद हम एनुअली इनकम टैक्स क्यों एक आम शख्स फिर अदा करे जब वो अपनी हर बुनियादी चीज़ पर टैक्स अदा कर रहा है। इसकी सैलरी का जो पूरा जैसे कहते हैं ना चंक से फिर क्यों माइनस हो रहा है टैक्स, अगर आप हर निटी ग्रिटी पर दे ही रहे हैं। आपके जो इनकम टैक्स के वो आपके मेजर 5 हेड्स आते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फॉरेन इनकम है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। इन तमाम में आप जहाँ जहाँ फॉल करते हैं उसके मुताबिक आप अपने टैक्सेशंस के स्लैब्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जो शख्स टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसने अगर अपनी सैलरी के अलावा किसी हेड्स में टैक्स विदहेल्ड हुआ है, डिडक्ट हो गया है, तो उसको क्लेम कर सकता है, रिफंड में क्लेम कर सकता है। वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो उसके लिए क्लेमेबल होगा। जो शख्स फाइलर नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि फाइलर की तादाद ही 22-24 करोड़ में से सिर्फ 5 मिलियन है, इसलिए उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन, विद होल्डिंग टैक्सेशन का निज़ाम नाफिज किया गया। लोगों में टैक्स पे करने का, फाइल करने का शऊर नहीं पैदा किया। उनको डरा के धमका के उनसे सिर्फ उनकी पॉकेट से टैक्स निकलवाया जाता है। उससे बुरी बात आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि वो तमाम टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू की पॉकेट्स में नहीं पहुंचता। लोग विदहेल्ड कर लेते हैं, कंपनीज विदहेल्ड कर लेते हैं, वो पहुंचता ही नहीं है, वो पहुंचता नहीं है, जमा भी नहीं करवाया जाता। और उससे अगली स्टेज आगे FBR का इदारा है, वो भी आगे तमाम नहीं पहुंचने देता। ठीक